जब किसी इंसान की हड्डी टूटती है ना और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, तो वहां जो डायग्नोसिस होता है वो बहुत ही सुकून देने वाला होता है। हाँ बिल्कुल। एक्सरे मशीन से एक तस्वीर निकलती है और उसमें हड्डी के बीच एक साफ सफेद लाइन नजर आ जाती है। वही तो। और डॉक्टर बस उस लाइन पर उंगली रखकर कह देता है कि दिक्कत बिल्कुल इसी जगह पर है। ये पूरी प्रक्रिया एकदम सटीक और बाइनरी होती है। एकदम। या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, कोई बीच का रास्ता नहीं होता। सही कहा। और इंसानी दिमाग को ना ऐसी स्पष्टता बहुत पसंद आती है। हर चीज को एक तय खांचे में डालना, किसी भी समस्या का एक सीधा कारण खोजना। हम इंसान ऐसे ही सोचते हैं। हाँ, ये हमारी फितरत है। लेकिन समस्या तब आती है जब यही दिमाग पैसों, निवेश और हमारी आर्थिक स्थिति की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। बिल्कुल, वहां अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एकदम सही कह रही हैं आप। आर्थिक दुनिया का जो डायग्नोस्टिक लैंडस्केप है ना, वो बहुत ही धुंधला है। वहां कोई एक सफेद लाइन नहीं होती जो बता सके कि कोई इंसान आर्थिक रूप से क्यों पिछड़ रहा है। और यही डायग्नोस्टिक धुंधलापन आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय है। हम रिचर्ड टेम्पलर की मशहूर किताब द रूल्स ऑफ मनी और अमॉर फाइनेंशियल ब्रेन के शानदार विश्लेषण जैसे स्रोतों को मिलाकर आज बात करेंगे। हाँ, और हमारा लक्ष्य इस धुंधलेपन को चीरकर उस मनोविज्ञान को समझना है जो इंसान और पैसे के रिश्ते को तय करता है। बिल्कुल, और इस धुंधलेपन की जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर गौर किया जाए तो पैसे को लेकर हमारी जो कंडीशनिंग है वो तो बचपन से ही शुरू हो जाती है। एकदम सही। एक आम इंसान के दिमाग में ये बात बहुत गहराई तक बैठा दी जाती है कि पैसा कमाना सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो किसी खास अमीर परिवार में पैदा होते हैं। हाँ, और ये कंडीशनिंग इतनी मजबूत होती है कि ये मुहावरों की शक्ल में हमारे रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बन जाती है। जैसे पैसा पेड़ पर नहीं उगता, या फिर ज्यादा पैसा हर बुराई की जड़ है। हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। ये एक तरह के इनविजिबल स्क्रिप्ट्स हैं जो इंसान को पैसे से डरना सिखाते हैं। बिल्कुल, इंसान पैसे को या तो एक दुश्मन मान लेता है या फिर कोई जादुई ताकत, जबकि आज के हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि पैसा असल में एक पूरी तरह से निष्पक्ष या कहें इम्पार्शियल ऊर्जा है। द रूल्स ऑफ मनी का एक बहुत ही कड़ा नियम है कि पैसा अंधा होता है। अच्छा, अंधा कैसे? मतलब एक 100 रुपए के नोट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन छू रहा है। उसे इंसान की जाति, उसके रंग, उसके पारिवारिक बैकग्राउंड या उसकी यूनिवर्सिटी की डिग्री से कोई मतलब नहीं है। सही बात है। पैसा सिर्फ एक उपकरण है, एक टूल है। उसका काम बस एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना है। अमीर बनने के पीछे कोई रहस्यमय किस्मत नहीं होती। तो फिर क्या होता है? ये खास तरह के माइंडसेट और उन नियमों को समझने का नतीजा है जिन्हें कोई भी सीख सकता है। लेकिन अम्मा, ये माइंडसेट वाला तर्क सुनने में थोड़ा किताबी लगता है। अगर पैसा इतना ही निष्पक्ष है तो फिर दुनिया की दौलत कुछ ही हाथों में क्यों सिमटी हुई है? क्या ये सिर्फ सोच का फर्क है या कोई ढांचागत समस्या भी है? ये एक बहुत ही जायज संदेह है, लेकिन अगर हम डेटा पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। स्रोत बताते हैं कि दुनिया के 80% करोड़पति सेल्फ मेड हैं। अरे वाह, 80%? हाँ, यानी उन्होंने अपनी दौलत किसी वसीयत या खानदानी विरासत में नहीं पाई है। उन्होंने इसे शून्य से शुरू करके खुद बनाया है। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। अब अगर 90% आबादी ये मानकर बैठी है कि पैसा कमाना एक असंभव पहाड़ है, और दूसरी तरफ 80% अमीर लोग खुद अपनी मेहनत से वहां पहुंचे हैं, तो ये सीधा सीधा कॉग्निटिव डिसोनेंस का मामला है। मतलब हमारी सोच और हकीकत में बहुत बड़ा फासला है। एकदम। और गरीब और अमीर के बीच का सबसे बड़ा फर्क बैंक बैलेंस का नहीं, बल्कि इसी बात का है कि वो इस इम्पार्शियल ऊर्जा को कैसे देखते हैं। ये सेल्फ मेड वाला आंकड़ा वाकई में पुरानी धारणाओं को तोड़ता है। लेकिन दौलत बनाने की दिशा में बढ़ने से पहले ये तय करना बहुत जरूरी है कि असल में दौलत या वेल्थ की परिभाषा क्या है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये परिभाषा हर इंसान के लिए अलग होती है। बिल्कुल। टेम्पलर ने अपनी किताब में एक बहुत ही रोचक उदाहरण दिया है। उनका एक दोस्त था जिसने अमीरी का एक बहुत ही अजीब लेकिन सटीक पैमाना तय किया था। हाँ, मुझे याद है वो किस्सा। वो खुद को तब अमीर मानता जब वो अपने निवेश किए गए मूलधन पर मिलने वाले ब्याज, और सिर्फ ब्याज नहीं बल्कि उस ब्याज के ब्याज से अपनी जिंदगी का खर्च उठा सके। वो उदाहरण आर्थिक लक्ष्यों की स्पष्टता को बहुत अच्छी तरह से समझाता है ना?
जब वो व्यक्ति किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता था तो वो इस बात का हिसाब लगाता था कि जितनी देर वो वहां बैठकर खाना खा रहा है उतनी देर में उसके निवेश ने कंपाउंडिंग के जरिए कितना पैसा कमा लिया है। और अगर कमाए गए ब्याज की रकम खाने के बिल से ज्यादा होती तो उसे लगता कि उसका खाना मुफ्त था। ये कंपाउंडिंग की ताकत को रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। पर क्या ये तरीका थोड़ा थका देने वाला नहीं है? मतलब हर वक्त अपने दिमाग में कैलकुलेटर लेकर चलना और हर पल ब्याज का हिसाब लगाना, क्या ये इंसान को पैसे का गुलाम नहीं बना देता? ये एक बहुत बारीक लकीर है। उस दोस्त के लिए वो एक खेल था, कोई मानसिक बोझ नहीं। अच्छा, वो इसे एंजॉय करता था। हाँ, लेकिन रिचर्ड टेम्पलर खुद अमीरी की एक बहुत ही सरल और व्यवहारिक परिभाषा देते हैं। उनके अनुसार दौलत का मतलब सिर्फ इतना है कि इंसान के पास इतना पैसा हो कि उसे पैसे के बारे में सोचना न पड़े। ये तो बहुत ही सुकून देने वाली परिभाषा है। बिल्कुल। अब ये चिंता मुक्त होने का आंकड़ा हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी इंसान के लिए महीने का 1 लाख रुपए कमाना उसे चिंता मुक्त कर सकता है, तो किसी और के लिए शायद 10 लाख भी कम पड़े। इसीलिए सबसे पहली जरूरत है अपना एक स्पष्ट व्यक्तिगत आर्थिक लक्ष्य तय करना। एकदम सही। बिना लक्ष्य के आगे बढ़ना हवा में तीर चलाने जैसा है। पर लक्ष्य तय करने की बात पर एक सवाल उठता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान अक्सर लक्ष्य तय करने से बचता है। क्या इसके पीछे ये कारण है कि बिना लक्ष्य के जीना आसान है क्योंकि तब फेल होने का कोई पैमाना ही नहीं होता? ये एकदम सटीक विश्लेषण है। लक्ष्य तय करना असल में खुद को आईना दिखाने जैसा है। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति यह तय करता है कि मुझे अगले 5 साल में पूरी तरह से कर्ज मुक्त होना है, तो वो अनजाने में ही अपनी आज की गलतियों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है। हाँ, मतलब अब वो बहाने नहीं बना सकता। बिल्कुल। अब वो अर्थव्यवस्था, सरकार या अपने बॉस को दोष नहीं दे सकता। उसे अपने हर खर्च का हिसाब देना होगा। लोग परिस्थितियों का रोना इसलिए रोते हैं क्योंकि उसमें जवाबदेही नहीं होती। सही कहा। लक्ष्य तय करना इंसान को एक दर्शक की भूमिका से निकालकर एक खिलाड़ी बना देता है। एकदम। और जब कोई इंसान ये हिम्मत जुटाकर अपना लक्ष्य तय कर लेता है तो स्रोत एक बहुत ही अजीब चेतावनी देते हैं। चेतावनी? कैसी चेतावनी? अक्सर ये माना जाता है कि अपने लक्ष्यों को दुनिया के सामने घोषित करने से इंसान ज्यादा जवाबदेह बनता है। लेकिन टेम्पलर का नियम कहता है कीप इट अंडर योर हैट, यानी अपनी आर्थिक योजनाओं को पूरी तरह से गुप्त रखें। ये तो आम राय से बिल्कुल उल्टा है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे बहुत ही ठोस बिहेवियरल साइंस काम कर रही है। जब कोई इंसान अपने बड़े आर्थिक लक्ष्यों के बारे में दूसरों को बताता है तो उसका दिमाग एक भ्रम का शिकार हो जाता है। अच्छा। हाँ, उन लक्ष्यों के बारे में बात करने से ही दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे इंसान को वही खुशी और संतुष्टि महसूस होने लगती है जो लक्ष्य पूरा होने पर होनी चाहिए थी। अरे बाप रे, मतलब दिमाग को लगता है कि काम हो गया। बिल्कुल। नतीजतन असल में काम करने की जो प्रेरणा है वो कम हो जाती है। ये तो हुई न्यूरोलॉजी की बात, लेकिन इसका एक सामाजिक पहलू भी तो है। समाज में अक्सर एक क्रैब मेंटालिटी या कहें केकड़े वाली सोच देखने को मिलती है। हाँ, जो दूसरे को ऊपर चढ़ने नहीं देती। वही तो। जब कोई व्यक्ति भीड़ से अलग होकर आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो आसपास के लोग अनजाने में ही उसे पीछे खींचने लगते हैं। सही कहा। जब कोई व्यक्ति अपनी योजनाएं साझा करता है तो लोग अक्सर अपनी खुद की असुरक्षाएं उस पर थोपने लगते हैं। हाँ, वो कहेंगे कि शेयर बाजार तो जुआ है या बिना बड़े बैकग्राउंड के बिजनेस नहीं चलता। बिल्कुल। ये नकारात्मकता इंसान के आत्मविश्वास को दीमक की तरह चाट जाती है। इसीलिए अमीरी का ये सफर एक बेहद निजी और खामोश सफर होना चाहिए। शोर सफलता को खुद मचाने देना चाहिए। एकदम सही। खामोशी से काम करने का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है, बल्कि कड़ा परिश्रम करना है। लेकिन यहाँ मेहनत शब्द को लेकर भी बहुत भ्रम है। फाइनेंशियल ब्रेन के विश्लेषण में ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन वो उस तरह की मेहनत नहीं करना चाहते जो असल में दौलत बनाती है। हाँ, वो बस शॉर्टकट ढूंढते हैं। बिल्कुल। वे एक शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, जैसे लॉटरी जीतना या रातों रात कोई क्रिप्टो कॉइन आसमान छू जाए। और यहीं पर गधे की तरह की जाने वाली मेहनत और स्मार्ट वर्क के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर सिर्फ घंटों तक शारीरिक श्रम करना ही अमीरी का पैमाना होता तो दुनिया का हर मजदूर आज अरबपति होता। ये तो बहुत ही कड़वा सच है। स्रोत 2 सहकर्मियों के एक बहुत ही व्यावहारिक परिदृश्य पर चर्चा करते हैं। दोनों एक ही दफ्तर में एक ही पोस्ट पर काम करते हैं। पहला व्यक्ति दिन भर काम करता है, थक कर घर जाता है, अपनी किस्मत और बॉस को कोसता है और टीवी देखकर सो जाता है।
वो बस अपने 8 घंटे एक पे चेक के लिए दे रहा है, बिल्कुल। जबकि दूसरा व्यक्ति उसी दफ्तर से उसी वक्त घर लौटता है, लेकिन उसका दिन वहां खत्म नहीं होता। हाँ, वो अपने खाली समय का इस्तेमाल किसी नए कौशल को सीखने, फाइनेंशियल मार्केट को समझने या कोई साइड बिजनेस शुरू करने में करता है। एकदम सही। यहाँ समय दोनों के पास बराबर था, लेकिन एक ने अपनी ऊर्जा को शिकायत करने में खर्च किया और दूसरे ने उसे लिवरेज या पैसिव इनकम बनाने में निवेश किया। और यही लिवरेज दौलत का असली रहस्य है। जो व्यक्ति सिर्फ अपनी मौजूदगी के हिसाब से पैसे कमा रहा है, उसकी कमाई की एक सीमा है, क्योंकि दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। हाँ, वो खुद को क्लोन तो नहीं कर सकता। वही तो। लेकिन जो व्यक्ति पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीख जाता है, उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं रह जाती। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए 24 घंटे काम करता है। चलिए मान लेते हैं कि किसी ने इस स्मार्ट मेहनत को समझ लिया और वो पैसा कमाने भी लगा। यहाँ से कहानी का दूसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है, पैसे को खर्च करना। ये हिस्सा बहुतों को ले डूबता है। बिल्कुल। मनोविज्ञान में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है। इसका मतलब है कि इंसान चाहे कितनी भी तेज दौड़ ले, ट्रेडमिल का पट्टा उसी रफ्तार से पीछे जाता है और इंसान वहीं का वहीं रहता है। पैसों के मामले में भी बिल्कुल यही होता है। हाँ, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, इंसान के खर्च तुरंत उस आमदनी की बराबरी कर लेते हैं, जिसे हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक बहुत ही खामोश बीमारी है। जब अचानक पैसा आता है ना, तो इंसान को लगता है कि अब वो खुशी खरीद सकता है जो पहले उसकी पहुंच से दूर थी। लेकिन स्रोत इस बात पर एक बहुत ही तार्किक विचार सामने रखते हैं। पैसा कभी भी खुशी की गारंटी नहीं देता। हाँ, ये सच है, लेकिन वो ये जरूर करता है कि वो उन तमाम दुखों और परेशानियों को खत्म कर देता है जो इंसान की खुशियां छीन सकते हैं। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वो अजय और रोहित वाला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों की आमदनी अच्छी है। अचानक दोनों के घर में एक जैसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। हाँ, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। पहले व्यक्ति ने अपनी सारी आमदनी एक शानदार लाइफस्टाइल और दिखावे पर खर्च कर दी थी। जब इमरजेंसी आई तो उसके पास नकद पैसा नहीं था और फिर उसे महंगे ब्याज पर उधार लेना पड़ा होगा। बिल्कुल, जिससे वो एक भारी मानसिक तनाव और अवसाद में चला गया। यहाँ बीमारी से ज्यादा बड़ा दुख पैसे की कमी ने पैदा किया। और दूसरी तरफ वो दूसरा व्यक्ति है जिसने अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा समझदारी से बचाया था और एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाया था। हाँ, जब उस पर वही आफत आई तो उसने बिना किसी से मांगे शांति से अस्पताल के बिल चुका दिए। क्या वो खुश था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीमारी का दुख उसे भी था। लेकिन क्या वो उस जानलेवा तनाव से बच गया जिसने पहले व्यक्ति को तोड़ दिया था? हाँ, यही पैसे का असली काम है। वो खुशी नहीं लाता, लेकिन वो दुख के सबसे क्रूर रूपों से इंसान की रक्षा करता है। बिल्कुल। और इस रक्षा तंत्र को भेदने वाली सबसे बड़ी कमजोरी है नीड यानी जरूरत और वांट यानी चाहत के बीच के फर्क को ना समझ पाना। ये सुनने में बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे पूरा का पूरा मार्केटिंग का विज्ञान काम कर रहा है। एकदम सही कह रही हैं। आज की दुनिया में ब्रांड्स और विज्ञापन इंसानी दिमाग की न्यूरोलॉजी के साथ खेलते हैं। वे इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि एक महंगी घड़ी या एक लग्जरी कार इंसान को अपनी जरूरत लगने लगती है। हाँ, दिमाग उसे सामाजिक अस्तित्व और रुतबे से जोड़ देता है। मार्केटिंग का पूरा उद्देश्य ही यही है कि वो इंसान की चाहत को उसकी जरूरत का मुखौटा पहना दे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो इंसान हमेशा से एक कबीले का हिस्सा रहना चाहता है। उसे लगता है कि अगर उसके पास वो सब नहीं है जो दूसरों के पास है, तो समाज उसे बेदखल कर देगा। यही कारण है कि लोग ब्रांडेड चीजों पर अपनी सारी कमाई लुटा देते हैं। लेकिन किताब इसे रोकने का एक बहुत ही अचूक नियम देती है। वो नियम क्या है? कुछ भी महंगा खरीदने से पहले बस खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं इसके बिना जीवित रह सकता हूं और क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है? ये तो बहुत ही सीधा सवाल है। हाँ, और अगर जवाब हाँ है तो वो महज एक चाहत है, जरूरत नहीं। इसी चाहत के चक्कर में लोग खर्च और निवेश के बीच का बुनियादी फर्क भूल जाते हैं। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति हर वीकेंड महंगे रेस्टोरेंट में जा रहा है और महंगी चीजें खरीद रहा है, तो वो पैसा सिर्फ खर्च हो रहा है, वो हमेशा के लिए चला गया। लेकिन अगर वही व्यक्ति उस पैसे का एक हिस्सा स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में डालता है तो वो खर्च नहीं है। हाँ, वो पैसे को मल्टीप्लाई करने की एक प्रक्रिया है। खर्च किया हुआ पैसा एक मरा हुआ पैसा है, जबकि निवेश किया हुआ पैसा एक ऐसा बीज है
जो भविष्य में फल देगा। और इन बीजों को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत सुरक्षा घेरे की जरूरत होती है। स्रोतों में से डिफेंस स्ट्रेटेजी का नाम दिया गया है। डिफेंस स्ट्रेटेजी? हाँ, आक्रामक होकर पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे बचाए रखना एक बिल्कुल अलग कला है। इस डिफेंस स्ट्रेटेजी का सबसे पहला और नॉन नेगोशिएबल नियम है, सबसे पहले खुद को भुगतान करना। खुद को भुगतान करने का मतलब है कि जैसे ही आमदनी खाते में आए, उसका एक तय हिस्सा, मान लीजिए 10 या 20%, सीधे बचत और निवेश में चला जाना चाहिए। एकदम सही। इसे बिजली या पानी के बिल की तरह ही जरूरी समझना चाहिए। आमतौर पर लोग ये गलती करते हैं कि वो पहले अपने सारे शौक पूरे करते हैं, सारे बिल भरते हैं और सोचते हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचा लेंगे। और मनोविज्ञान कहता है कि महीने के अंत में कभी कुछ बचता ही नहीं। पार्किंसंस लॉ के अनुसार इंसान का खर्च हमेशा उसकी उपलब्ध आमदनी के बराबर फैली जाता है। ये तो हर घर की कहानी है। और इस डिफेंस स्ट्रैटेजी को सबसे ज्यादा खतरा होता है कर्ज से। अरे, कर्ज तो आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी है। आज की ईएमआई संस्कृति ने कर्ज को बहुत ही सामान्य और लुभावना बना दिया है। हाँ, क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम्स दिमाग के उस हिस्से को बाईपास कर देती हैं जो पैसा खर्च करते वक्त दर्द महसूस करता है। बिल्कुल, इंसान को चीज तुरंत मिल जाती है और दर्द को भविष्य के लिए टाल दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि लोग अपनी भविष्य की आमदनी को आज के शौक के लिए गिरवी रख देते हैं। कर्ज का ये चक्रव्यूह इतना खतरनाक है कि ये इंसान को आर्थिक रूप से गुलाम बना देता है। इसीलिए स्रोतों का स्पष्ट निर्देश है कि उच्च ब्याज वाले कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल सबसे बड़ी प्राथमिकता के साथ चुकाए जाने चाहिए। हाँ, जब तक पुराना कर्ज पूरी तरह खत्म ना हो जाए, तब तक किसी भी हाल में नया कर्ज नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी चीजों के लिए नकद पैसे इकट्ठा करने का धैर्य रखता है, वो कभी भी ईएमआई के जाल में नहीं फंसता। लेकिन हम यहाँ एक बहुत बड़ा सामाजिक दबाव भी काम करता है। हाँ, वो तो है। सोशल मीडिया के इस दौर में जहाँ हर कोई अपनी सबसे बेहतरीन और महंगी जिंदगी का दिखावा कर रहा है, वहाँ बिना किसी ईएमआई के रहना या पुराना फोन इस्तेमाल करना लोगों को बहुत पिछड़ा हुआ महसूस कराता है। ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट या FOMO है, यही बैंकों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों का सबसे बड़ा हथियार है। वे चाहते हैं कि इंसान इस सामाजिक होड़ में शामिल हो। तो इस सामाजिक दबाव और फियर ऑफ मिसिंग आउट से खुद को कैसे बचाया जाए? क्योंकि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज से पूरी तरह कट जाना भी तो कोई समाधान नहीं है ना। हाँ, बिना नए गैजेट्स या बिना ईएमआई के रहना आज के दौर में एक तरह का विद्रोह लगता है। इंसान इस दिखावे की दुनिया में खुद को कैसे स्थिर रखे? इसका एकमात्र उपाय है एक फाइनेंशियल रोड मैप का होना। अच्छा, रोड मैप कैसे मदद करेगा? जब किसी व्यक्ति के पास अगले 5, 10 या 20 सालों का एक स्पष्ट लिखित लक्ष्य होता है, तो उसका फोकस बदल जाता है। तब उसे समझ आ जाता है कि उसका असली लक्ष्य लोगों को इम्प्रेस करने वाला नया फोन खरीदना नहीं है, बल्कि 45 की उम्र में पूरी तरह से आर्थिक रूप से आजाद होना है। ये स्पष्टता एक मानसिक कवच का काम करती है, जो सामाजिक दबावों को बेअसर कर देती है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और डिफेंस मैकेनिज्म है जिसका लोग अक्सर तिरस्कार करते हैं। वो है एसेट्स की सुरक्षा। एसेट्स की सुरक्षा से मतलब इंश्योरेंस और लीगल प्रोटेक्शन से है? अक्सर लोग सालों की कड़ी मेहनत से बिजनेस खड़ा करते हैं या प्रॉपर्टी बनाते हैं, लेकिन उसे सुरक्षित करने के लिए इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने से कतराते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि ये पैसे की बर्बादी है। फिर एक दिन कोई बड़ी बीमारी आती है या बिजनेस में कोई कानूनी अड़चन आती है और एक ही झटके में उनकी जिंदगी भर की मेहनत धूल में मिल जाती है। रवि और सुनील का उदाहरण याद है ना? रवि का बिजनेस ऐसी डूबा था। एक पर्याप्त इमरजेंसी फंड और सही हेल्थ व प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होना किसी भी आर्थिक योजना की सबसे मजबूत नींव है। बिल्कुल। और जब इंसान अपनी इस डिफेंस स्ट्रैटेजी को मजबूत कर लेता है, अपने कर्ज चुका देता है और आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है, तब इस पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत और अहम हिस्सा आता है। समाज को वापस देना या दान करना। हाँ, लेकिन यहाँ भी स्रोतों का कहना है कि सिर्फ भावुक होकर दान नहीं करना चाहिए। इसमें भी समझदारी और स्मार्ट जेनरोसिटी की जरूरत होती है। ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। जब कोई इंसान आर्थिक रूप से सफल होने लगता है, तो अक्सर उसके आसपास के लोग, दोस्त और रिश्तेदार उससे आर्थिक मदद की उम्मीद करने लगते हैं। और कई बार लोग सिर्फ इसलिए हर मांग पूरी करते जाते हैं क्योंकि वो खुद को एक तारणहार या सेवियर समझने लगते हैं, या फिर उन्हें ना कहने में अपराध बोध महसूस होता है। नतीजा ये होता है कि दूसरों की मदद करते करते वे खुद को ही आर्थिक संकट में डाल लेते हैं। पर क्या अपनों को पैसे के लिए मना करना इंसान को थोड़ा स्वार्थी नहीं बनाता? रिश्तों और पैसे के इस टकराव को कैसे संभाला जाए? इसी अपराध बोध को दूर करने के लिए
हवाई जहाज के उस प्रसिद्ध ऑक्सीजन मास्क नियम को समझना जरूरी है। फ्लाइट अटेंडेंट हमेशा ये निर्देश देते हैं कि कैबिन का दबाव कम होने पर दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहने। हाँ, ये तो हम सब ने सुना है। ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये एक तार्किक आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति भावुक होकर पहले दूसरों को मास्क पहनाने जाएगा और खुद बेहोश हो जाएगा तो वो किसी के काम नहीं आएगा। पैसों के मामले में भी यही नियम लागू होता है। बिल्कुल, खुद को खतरे में डालकर दूसरों को बचाना कोई बहादुरी नहीं, बेवकूफी है। और मदद का तरीका भी तो मायने रखता है। कई बार किसी जरूरतमंद को नकद पैसा देना उसकी मदद करना नहीं, बल्कि उसे उस पैसे पर निर्भर बना देना होता है। ये तो वही बात हुई कि किसी भूखे को एक दिन मछली खिला दी जाए। असली स्मार्ट जेनरोसिटी तो ये है कि उस इंसान को मछली पकड़ना सिखाया जाए। एकदम सही, उसे वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाए ताकि वो भविष्य में खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके और उसे दोबारा किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। किसी की क्षमता का विकास करना उसे चंद रुपए देने से कहीं बड़ा दान है। तो अगर हम इन सारे स्रोतों और नियमों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये पूरी गहरी चर्चा एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देती है। वो ये कि पैसे को लेकर हमारा जो अचेतन डर है, दिखावे के लिए खर्च करने की जो बीमारी है और बिना सोचे समझे कर्ज लेने की जो आदत है, यही चीजें इंसान को आर्थिक गुलामी की तरफ धकेलती हैं। सही माइंडसेट, आत्म अनुशासन और पैसे को एक औजार के तरह इस्तेमाल करने की समझ ही आर्थिक आजादी का एकमात्र रास्ता है। ये सच में एक आंखें खोल देने वाला विश्लेषण है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो इंसान के पैसे को देखने के नजरिए को पूरी तरह से पलट सकता है। हाँ, रिचर्ड टेम्पलर अपनी किताब में एक बहुत ही उकसाने वाला तथ्य सामने रखते हैं। भी व्यक्ति को कागज के उन रंगीन टुकड़ों या धातु के सिक्कों से कोई प्यार नहीं होता है। ये एक बहुत ही गहरा और दार्शनिक विचार है। अगर इंसान को कागज के टुकड़ों से प्यार नहीं है तो फिर वो अपनी पूरी जिंदगी किस चीज के पीछे भागने में लगा देता है? टेम्पलर बताते हैं कि इंसान असल में उन 10 चीजों के पीछे भाग रहा है जो वो पैसा उसके लिए खरीद सकता है। पैसा सिर्फ एक चाबी है जो 10 अलग अलग दरवाजों को खोलती है। और वो 10 चीजें हैं सुरक्षा, आराम, लग्जरी, एक जगह से दूसरी जगह जाने की आजादी या मोबिलिटी, समाज में रुतबा, दूसरों पर प्रभाव, पूरी तरह से अपनी शर्तों पर जीने की आजादी, फुर्सत के पल या लेजर, लोकप्रियता और दान करने या दुनिया को बदलने की क्षमता। पैसा अपने आप में कोई मंजिल नहीं है, वो सिर्फ इन 10 अनुभवों तक पहुंचने का एक साधन मात्र है। परेशानी तब शुरू होती है जब इंसान को ये नहीं पता होता कि उसे इन 10 में से कौन सा दरवाजा खोलना है। बिल्कुल, जब कोई व्यक्ति आजादी या सुरक्षा के बजाय सिर्फ रुतबे और लग्जरी के पीछे भागता है तो वो कर्ज के जाल में फंसकर अपनी बाकी सारी चीजें खो बैठता है। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज हर सुनने वाले को खुद से पूछना चाहिए। जब कोई रोज सुबह उठकर काम पर जाता है तो वो असल में इन 10 अनुभवों में से किस अनुभव के लिए अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा है? क्या वो अपनी सुरक्षा और आजादी को दांव पर लगाकर सिर्फ रुतबा खरीद रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी एक्सरे मशीन में नहीं मिलेगा, बल्कि इंसान को खुद अपने भीतर झांककर खोजना होगा। और इसी गहरे विचार के साथ पैसों का मनोविज्ञान और आर्थिक आजादी पर हमारी आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है।